प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड के क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो आपके 2 मार्च को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? ठीक है, तो ऑप्शन का है वाटरलू, ऑप्शन का है न्यू ऑर्लियंस, ऑप्शन का है वेडून, ऑप्शन का है हॉर्सशू बैंड। ठीक है, तो 1815 इसमें बच्चों जो फ्रांस की हार हुई थी ये वाटरलू युद्ध में हुआ था। कौन सा युद्ध में? वाटरलू युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वाटरलू युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में। सवाल ऐसे भी रह सकता है। चलिए दूसरा नंबर सवाल में आते हैं। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 2, 3, 4, 5। तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जो था बच्चों ये 3 वर्गों में विभक्त था। ये 3 वर्ग कौन कौन थे? तो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और वकील वर्ग। ठीक है, तो आप लोग तीनों वर्गों का नाम भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ अगला सवाल देखते हैं। क्या है? चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? सामंत वर्ग, सरबराह वर्ग या फिर पादरी वर्ग या जदीदी। तो चर्च के जो विशेष काम को जो करते थे वो व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो पादरी वर्ग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना बच्चों? ठीक है, 1771, 1781, 1791, 1801। ठीक है, तो फ्रांस की जो संविधान किस वर्ष बना था? तो ये 1791 ईस्वी को था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत का संविधान कब बना। ठीक है, भारत का संविधान जो है ये कब बना, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं लोग। फ्रांस में 1773 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? आतंक का राज, निरंकुश राज, गणतांत्रिक राज, तानाशाही राज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आतंक का राज। ठीक है, 1793 और 94 का जो मध्य के जो काल है उस काल को आतंक का राज कहा जाता था। ठीक है, छठा नंबर सवाल देखते हैं। 1917 में से पूर्व रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस पहला का, जार निकोलस दूसरा का, जार निकोलस तृतीय का या जार निकोलस चतुर्थ का। ठीक है, तो 1917 से पूर्व जो है रूस पर जो शासन था ना ये किसका शासन था? तो ये आपका जार निकोलस द्वितीय का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सब में जार निकोलस यहाँ पे 2 लिखल है बाबू, 2 लिखल है, यहाँ पे 1 लिखल है, यहाँ 3 लिखल है, यहाँ 4 लिखल है, तो दूसरा वाला होगा। ठीक है, रूसी संसद का क्या नाम था? ठीक है, तो रूसी संसद का क्या नाम था? संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट, ड्यूमा। तो जो रूसी संसद का जो नाम था ना ये ड्यूमा नाम था। ठीक है, और हमारा जो आपका क्या बोलते हैं अमेरिका का जो है संसद का क्या नाम था बच्चों? अमेरिका का जो संसद का नाम है वो आपका कांग्रेस है। ठीक है, और भारत को हम लोग संसद ही कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन, करंस्की, जार निकोलस द्वितीय, कार्ल मार्क्स। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता याद रखिएगा लेनिन था। कौन था बाबू? लेनिन था। ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर जो सवाल है आपका, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ठीक है, तो कौन था, क्या था इसका उद्देश्य? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन को किसानों को देना, कारखानों पर मजदूर का नियंत्रण या फिर गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और अभी सपने अपने दोस्तों को सभी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्त को जरूर से जरूर भेज देना। ठीक है, हाँ चुपके नहीं देखना बाबू। ठीक है, सबको भेजोगे तो फायदा होगा। ठीक है, हाँ मतलब कि कर भला तो भी भला है ना। क्या है? खूनी रविवार के नाम से किस दिन जाना जाता है? ठीक है, तो 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 या 20 जनवरी 1905। तो खूनी रविवार जो जाना जाता है बच्चों ये 9 जनवरी 1905। ऑप्शन नंबर खा इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.2%, 2.4%, 2.2% या फिर 1.7%। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% बच्चों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे है। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे, सातवें, आठवें किस पे है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो
हाँ कितना नंबर, हाँ 11 हो गया था हम लोग का। 12 में आ जाओ। भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन सी रेखा है, ठीक है। तो कौन सा रेखा है बच्चों इसका, 27.30 उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश या पूर्वी देशांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का गा नंबर 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा किस राज्य, गुजरात से, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों कर्क रेखा जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका ये सब गुजरात भी आ जाता है, मध्य प्रदेश भी, झारखंड भी, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका कट जाएगा। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करना ये 8 राज्य का नाम। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो अभी तक हम लोग जानते थे बच्चों कि विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये किस देश में है ये चीज़ आज तक नहीं पता था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये नेपाल में है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है, ठीक है, वो है 8,848। हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं ना, 8,848, ठीक है। चलिए याद रखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा है, ठीक है। तो मान लो कि एक स्थल भाग है और इसका 3 साइड से पानी ही पानी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वीप, तट, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो एक स्थल है और उसको 3 साइड से पानी है बच्चों, तो वो आपका प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर एक स्थल और चारों साइड से अगर पानी है तो आपका द्वीप हो जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ लो, ठीक है। 3 साइड से घूम रहा तो प्रायद्वीप, और चारों साइड से पानी ही पानी रहा, समुद्र रहा तो वे द्वीप, ठीक है। अगला सवाल देखो, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गोवा के दक्षिण स्थित में पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। ये सवाल आपको हम करवा दिए हैं बच्चों, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, ठीक है। लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, उपरोक्त सभी। तो किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। लक्षद्वीप भी हो जाएगा, अंडमान निकोबार और निकोबार द्वीप भी हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह रेणी कौन है, ठीक है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा अपवाद रेणी है अमेजन नदी, नील नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ठीक है। तो विश्व का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, विश्व का पूछ रहा है, तो ये अमेजन नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेजन नदी। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर भारत का सबसे बड़ा अपवाद रेणी पूछेगा तो गंगा हो जाएगा, अगर भारत का पूछ दिया तो गंगा, और विश्व का पूछ दिया तो अमेजन, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ठीक है। तो कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो ये आपका गिरता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है बच्चों ये आपका ये क्या बोलते हैं, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अच्छा ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम, और ये बहते बहते कहाँ पे इसका जो गिरता कहाँ पर है, तो ये अरब सागर में गिरता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ इसका उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है और अरब सागर में जाके गिरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, पालमपुर गाँव की कितनी प्रतिशत संख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है, 25%, 35%, 75%, 100%। तो 75% इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 75% जो लोग हैं पालमपुर के वो सारे के सारे कृषि पे आश्रित है, कृषि पे डिपेंड है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बाबू, क्या दिया हुआ है, खरीफ फसल की अवधि क्या है, जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल की जो अवधि है ये आपका हो जाएगा जून से अक्टूबर, ठीक है, खरीफ फसल, ठीक है। और खरीफ फसल में कौन कौन से अनाज उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग दोनों चीज़ का बताना, ठीक है, खरीफ फसल का और रबी फसल का, ठीक है। सभी कोई कमेंट करेंगे, जब कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। गलत होगा तो आपको अगले बार बता दिया जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध है, तो किससे है भैया हरित क्रांति का संबंध, तो खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, मत्स्य के उत्पादन से। तो ये आपका हो जाएगा हरित क्रांति जो खाद्यान्न के उत्पादन से, और ये मेन खाद्यान्न क्या है, गेहूं और चावल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। कार्यशील पूंजी मतलब कि बच्चों वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो औजार,
भवन, नगद पैसा, कच्चा माल, मशीन। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी वैसा पूंजी होता है जो 1 वर्ष के अंदर तक उसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो नगद पैसा एवं कच्चा माल जो है ये आपका कार्यशील पूंजी हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें औजार, भवन, मशीन, ये तो आपका क्या है, अस्थाई पूंजी है, क्योंकि ये अगर एक बार हम लगा देते हैं, औजार में पैसा, भवन में लगा देते हैं, मशीन में लगाते हैं, तो हम लोग इसको साल भर में नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन कच्चा माल, रॉ मटेरियल हो गया, नगद पैसा हो गया, ये आपका कार्यशील पूंजी में आ जाएगा। ठीक है, तो अस्थाई पूंजी भी याद रखिएगा जो 1 साल से अधिक चले। ठीक है, जो 1 साल से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे मशीन हो गया, भवन हो गया, औजार हो गया, बड़ा बड़ा मशीन हो गया, है ना। निम्नलिखित में कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो गैर कृषि, कृषि से नहीं है। ठीक है, खेतों में जुताई करना ये तो कृषि से संबंध है, सिंचाई करना ये भी कृषि से संबंध है, फसल की देखभाल करना ये भी कृषि से संबंध है, खाद एवं बीज की बिक्री बिक्री करना मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कृषि से संबंध नहीं है, ये बिजनेस से संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गा लिखा हुआ है, घा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। दो नीचे दिए गए जो कथन है वो क्या क्या दिया हुआ है। कथन 1 में दिया हुआ है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी कहते हैं। एकदम बिल्कुल सही कह रहा है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा हम अगर उसको विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। दूसरा कथन दिया हुआ, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति का प्रतिफल प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, मानव पूंजी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ठीक है, तो भौतिक पूंजी की भांति क्या होता है, प्रतिफल प्रदान करता है, वो हमको क्या करता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मानव पूंजी में जितना खर्च करेंगे उतना फायदा होगा, उतना हमको रिजल्ट देगा। जैसे बहुत सारा एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय पे बहुत खर्चा करता है, कभी एकदम घुमाने ले जाता है मनाली, तो कभी कहाँ कहाँ घुमाने ले जाता है। क्यों, उसको क्यों खर्चा कर रहा है उसके पीछे। ठीक है, उसको और भी स्किल डेवलपमेंट करवा रहा है, उसको ट्रेनिंग दे रहा है, ये सारी खर्चा क्यों कर रहा है, क्योंकि उससे उसको फायदा लेना है। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो दोनों इसका सही हो जाएगा बच्चों, दोनों कथन। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। मतलब कि किस प्रकार की जनसंख्या जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए एसेट्स है, अच्छा है। ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वास्थ्य जनसंख्या, अशिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, है ना। शिक्षित होना चाहिए और स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, अस्वास्थ्य ये गलत बोल रहा है। अस्वस्थ रहेगा तो हमारे लिए संपत्ति है, नहीं है बाबू। ठीक है, अशिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या ये भी गलत है। ठीक है, तो पहला वाला शिक्षित होना चाहिए और स्वास्थ्य जनसंख्या जो है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए क्या है, परिसंपत्ति है, एसेट्स है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो बेरोजगारी का परिभाषा यहाँ पे पूछ रहा है बाबू, क्या है दिया हुआ। पहला, जब प्रचलित मजदूरी की दर से काम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। तो काम करते हैं तो भैया बेरोजगारी है कहाँ, ये तो गलत बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, जब प्रचलित मजदूरी की दर से काम करने की इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। बिल्कुल ये सही जवाब है। मतलब कि अगर वो प्रचलित मजदूरी, मान लो कि 300 रुपये पर डे उसको मिल रहा है, ठीक है, वो इच्छुक है कि 300 रुपये भी अगर कोई बंदा दे देगा मुझे तो मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन फिर भी उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लॉटो शिविर, दोनों, या तो दोनों हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए नामांकन के लिए, ठीक है, एडमिशन के लिए दोनों कार्यक्रम को चलाया गया। तो मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, जब उच्च डिग्री धारक का रोजगार नहीं मिलता, गलत। जब किसी खास फसली मौसम को ही रोजगार मिलता है। ठीक है, तो इसका ये सही हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है कि एक विशेष मौसम में ही रोजगार मिलता है, बाकी समय में वो बैठ जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा है, फसली मौसम में ही क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, लोकतांत्रिक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लोकतांत्रिक का शाब्दिक अर्थ क्या है, कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, या फिर कुछ विशेष लोगों का शासन। तो लोकतंत्र का मतलब ही हो गया बच्चों लोगों का शासन, हम जनता का शासन, है ना। चलो अगला सवाल है, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की मुकाबला, है ना। तो ये तो विशेषता है बच्चों। ठीक है, एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका जो हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को एक ही वोट मिलना चाहिए, ये सही बोल रहा है। एक कानून का राज, अधिकारों का आदर, ये भी सही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो खा नंबर है, एक ही राजनीतिक दल को शासन, ये गलत है बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक ही राजनीतिक दल का शासन हमेशा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लोकतंत्र का विशेषता नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन कथन गलत है, मतलब कि गलत छांटना है इसमें।
तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो सही बोल रही, कथन सही है बच्चों। दूसरा कथन पढ़ते हैं, लोकतंत्र के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्वों के पास ही होनी चाहिए। ये भी सही बोल रहा है, ठीक है, ये भी जो है सही बोल रहा है, ठीक है। और लोकतंत्र शासन का एक रूप है जो वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। ये गलत बोल रहा है, ये जो कथन है एकदम साफ साफ गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वंशानुगत बोल दिया। वंशानुगत मतलब ये होता है कि अगर जो उसका पापा चला रहे हैं शासन को, ठीक है, तो उसका बेटा भी चलाएगा और फिर उसका बेटा चलाएगा, इस तरीके का शासन। तो क्या ऐसा लोकतंत्र में संभव है? नहीं है, ठीक है, चूंकि जो जीतता है वही चलाता है, ठीक है। तो ये चीज इसका ये जो हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है, तो ये तो सही बोल रहा है, ठीक है। लोकतंत्र जो है मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका, हाँ, तरीका उपलब्ध करा, ठीक है। खा नंबर देखो, खा नंबर क्या दिया हुआ है इसमें कि लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर, क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता, ये गलत बोल रहा है। लोकतंत्र नागरिकों को तो सम्मान बढ़ाता है, तो ये गलत कर रहा है। तो ये कथन जो है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, ये अच्छा नहीं है, पक्ष में नहीं है ना। चलिए, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी? ठीक है, तो ये किया था 1999 को। कब किया था? 1999 को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्र कब हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका जो है ये कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 1994 को हुआ था। कब हुआ था? 1994। अगर इसका डेट पूछे तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1994, ठीक है। चलो, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। किस में हो जाएगा रंगभेद की नीति? दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो ये तो बता चुके थे, 299 थी, ठीक है। अगला सवाल तरफ आते हैं हम लोग। क्या है? लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो शासन के प्रमुख अधिकार, शासन के प्रमुख नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो शासन का प्रमुख नाम ये नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि भारतीय संविधान सभा में किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था? मतलब कि भारतीय संविधान जो है ये कब बना था? ठीक है, तो ये आपका बना था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने अपना काम को क्या कर लिया था? पूरा कर लिया था। और इसे लागू कब किया गया था बच्चों? संविधान को लागू कब कर दिया गया था? तो ये आपको जस्ट 2 मंथ बाद बच्चों, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, जस्ट 2 मंथ बाद इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, लागू बोलेगा तो अलग हो जाएगा, लागू 50 हो जाएगा, 26 जनवरी और 50, और यहाँ पे अगर बना तो ये 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे आशा है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके का अपना 2 मार्च की तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए हम एक बहुत स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जहां से आप अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्लेलिस्ट आपको हम देखना सिखाते हैं। देखिए प्लेलिस्ट आप कैसे देखेंगे वो समझिए। आपको आ जाना है मेरे प्यारे बच्चों हमारा यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो वीडियो अगर मान लो देख रहे होंगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे सर्च कर दिए, ठीक है, मिशन 2, मान लो कोई वीडियो हमारा देख रहे हो आप, ठीक है। चलिए मिशन 2 सर्च करते हैं ना। अगर चलिए मिशन 2 सर्च कर दिए, मिशन 2 सर्च करने पे हमारा चैनल इस तरीके से नज़र आ जाएगा, ठीक है। नज़र आ जाएगा तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे ऊपर वाला काला वाला जगह पर, ठीक है। ऐसे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, पॉडकास्ट। तो थोड़ा सा इधर कर देंगे आप, ठीक है। करने के बाद यहाँ देखेंगे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो प्लेलिस्ट पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। मान लो कि मेरे प्यारे बच्चों आपको सोशल साइंस की तैयारी करना है, तो आपको ढूंढना है इस प्लेलिस्ट में, ढूंढना है कि सोशल साइंस कहाँ लिखा हुआ है। क्लास 9 हिंदी वीकली टेस्ट, क्लास 9 10th हो गया 10th क्लास, और क्लास 10th मॉडल पेपर, क्लास 9th मैथ हो गया, क्लास 10 इंग्लिश, और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? क्लास 9 एसएसटी तैयारी 2024 की। तो आप इस प्लेलिस्ट पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा, दिख रहे, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बारी बारी से लाइन बाय लाइन देखेंगे और अपना तैयारी को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। जितना वीडियो देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना तैयारी बेहतर होगा, ठीक है। हाँ,
मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फिर इसको एंड करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो शेयर आप लोग कम से कम करो, ठीक है। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।